हेलो वन। आज की वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन करेंगे, मेनली इंडियन ज्योग्राफी के। लास्ट टाइम हमने 30 क्वेश्चंस किए थे, उसके आगे क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था कि साउंड का कुछ इशू आ रहा था, तो उस क्वेश्चन को फिर से कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में हमें पूछा गया, द मेन रीजन फॉर मानसून रेनफॉल इन इंडिया इज। कह रहा है कि जो मेन रीजन क्या है, जो इंडिया में मानसून आता है उसका रीजन क्या है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर अगर मैं बात करूँ तो वो तो आंसर तो ये रहेगा 30 क्वेश्चन। एक सेकेंड। इसका राइट आंसर 30 का थर्ड है, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। बट इसमें कुछ चीज़ें समझने वाली ये है कि इंडिया में मानसून आता है। सबसे पहली चीज़, ये मानसून क्या चीज़ है। मानसून बेसिकली बारिश होती है इंडिया में, सीजनल एक सीज़न आता है। जून जुलाई के महीने में हमारे देश में बारिश होती है। तो जो विंड्स आती हैं इंडिया में, वो अपने साथ रेन लेकर आती हैं, वाटर लेकर आती हैं, और इंडिया में बारिश होती है, उसे मानसून कहते हैं बेसिकली। तो अब मानसून कब आता है, फर्स्ट क्वेश्चन। मानसून आता है सर 1 जून को इंडिया में आता है। कहाँ आता है, केरला वाली जगह पे आता है सबसे पहले। अब मैं रफली एक इंडिया का मैप ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से समझा सकूँ मानसून होता क्या है। ये इंडिया है, और यहाँ पे एक है तिब्बत। चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है तिब्बत, और तिब्बत में आपको यहाँ पे लैंड मास मिलेगा जिसे हम प्लेट्यू कहते हैं। ऊंचाई पर जगह है, काफ़ी ऊंची जगह है तिब्बत। अब होता क्या है कि जब जून का महीना होता है, तो जून के महीने में ये जो तिब्बत वाला इलाका है, ये गर्म होता है। तो जब ये गर्म होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा। अब इतना याद रखिए, लो प्रेशर बनेगा क्योंकि ये इलाका गर्म है। पर उस टाइम पे जून के महीने में ही ये वाला इलाका जो होगा, जो इंडियन ओशन वाला पोर्शन है, यहाँ पे ये समुंदर, ये ठंडा होगा, कोल्ड होगा। तो यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा। हमें इतनी बात पता है कि जो विंड्स होती हैं, जो हवाएं होती हैं, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। अब होगा क्या, तिब्बत वाली जगह गर्म है, और जो इंडियन ओशन वाला पोर्शन है, जहाँ पे मस्करीन हाइज इंडियन ओशन वाला पोर्शन ले लो आप नीचे, मॉरिशस के पास, या फिर ये मालदीव्स के वाला नीचे वाला एरिया जो है, यहाँ पे ठंडा है, पानी ठंडा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ हवाएं होंगी। ये जो हवाएं हैं, ये हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी, क्योंकि विंड की तो नेचर ही यही है। विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। अब होगा क्या, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो लो है, सॉरी यहाँ पे टेम्परेचर हाई है तिब्बत वाली जगह पे। पर जो मस्करीन हाई है, जो समुंदर में जो टेम्परेचर है वो कम है। अब विंड्स क्या करेंगी, ये वाली जो विंड्स हैं जो इधर ब्लो कर रही थी, वो अब ब्लो करेंगी किस तरफ, वो इस तरफ ब्लो करेंगी, इंडिया की तरफ। वो इंडिया की तरफ ब्लो करेंगी। ठीक है। अब ये जो विंड्स हैं, सबसे पहले हिट कहाँ करेंगी, ये सबसे पहले हिट करेंगी केरला वाली जगह पे। तो 1 जून को, नॉर्मली 1 जून को केरला में बारिश होती है, इसे मानसून कहते हैं हम लोग। अब ये जो विंड्स मानसून वाली एंटर कर गई, अब ये विंड स्लोली स्लोली क्या करेंगी, पूरे इंडिया में रीच करेंगी। कुछ यहाँ से जाएंगी, कुछ क्रॉस करती हुई, और कुछ यहाँ से बाईपास करती हुई नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगी। तो इसे कहते हैं मानसून। अब हमसे रीज़न पूछा था, रीज़न क्या था मानसून का, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, क्योंकि लैंड और सी में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। जो हमारा समुंदर होगा वो ठंडा होगा, जो हमारी ज़मीन है तिब्बत वाली वो गर्म होती है। इसलिए हमारे देश में मानसून आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं बात। हाँ, इसमें एक और चीज़ ये भी पूछी जा सकती है कि ये जो मानसून है, ये कब तक रहता है। 2-3 महीने रहता है ये। जून के महीने में बारिश होगी, जुलाई के महीने में बारिश होगी, अगस्त के महीने में, सितंबर तक बारिश होती है। उसके बाद मानसून जो होता है वो रिट्रीट करता है। रिट्रीट का मतलब है वापस जाता है। ठीक है, वापस चला जाता है। और मानसून एक सीजनल विंड है, ये पूरे साल, ये जो हवाएं हैं मानसून वाली, ये पूरे साल नहीं चलती। सीजनल मतलब कि जब जून का महीना आएगा, तो उसी टाइम पे विंड्स चलेंगी। ये परमानेंट विंड्स नहीं, ये पूरे साल नहीं चलती, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मानसून विंड्स पूरे साल नहीं चलती, इनका एक सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं नई चीज़ें। रेन शेडो रीजन। अब हमसे पूछा गया रेन शेडो रीजन जो है वो कहाँ फॉर्म होता है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा रेन शेडो। देखो, मेरा मानना ये है कि क्वेश्चन ऐसे करवाते रहो, कोई फायदा है नहीं है। हमें बेसिकली क्वेश्चन से कुछ मेन चीज़ें भी तो पता होनी चाहिए, पूछा क्या है। ये रट्टाफिकेशन वाला काम तो नहीं है। अब बाकी मैं कुछ जगह पे देखता हूँ कि वहाँ पे बस क्वेश्चंस करा रहे हैं कि एमसीक्यू कर लो, ये उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। थोड़ा बहुत हमें समझना पड़ेगा। जो चीज़ें मुझे लगता है समझाने वाली वो मैं समझाऊंगा, चाहे उसमें वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आप भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिए।
अब देखो होता क्या है कि अब मान लो कि यहाँ पे इस एरिया में सनलाइट आ रही है। अब जब सनलाइट इस एरिया पे पड़ेगी तो यहाँ पे जो एयर होगी वो गर्म हो जाएगी, और जो गर्म हवा होती है वो राइज करती है। याद रखना, जो हॉट एयर होती है वो राइज करती है, और जो कोल्ड एयर होती है वो बैठती है, वो नीचे सेटल डाउन होती है। आपने वो गर्म हवा वाला गुब्बारा देखा होगा ना, इसमें लोग बैठ के जाते हैं, हॉट एयर बैलून। उसमें क्या होता है, आग जलानी पड़ती है, आग जलाते हैं तो बैलून ऊपर जाता है। तो बस ये कंसेप्ट अपनी माइंड में याद रखना, जब भी हॉट एयर होगी तो वो राइज करेगी। अब अब मान लो यहाँ पे, इस यहाँ पे रेड कलर का एरो दिख रहा है आपको, यहाँ पे हॉट एयर है। अब यहाँ पे एयर थी तो यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा आ रही है, तो सनलाइट की वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो एयर थी वो गर्म होगी। अब गर्म हवा ऊपर जाएगी, गर्म हवा ऊपर जा रही है, अपने साथ मॉइस्चर भी लेके जा रही है। अब ये हवा ऊपर जा रही है, अब ये हवा आगे जाना चाहती है पर आगे जा नहीं पाएगी, क्योंकि रास्ते में तो पहाड़ आ गया। तो ये पहाड़ के साथ ऊपर जाना शुरू कर देगी हवा। गर्म हवा है, इसके अंदर मॉइस्चर भी है, पर हवा ऊपर जाती जाएगी, जाती जाने ज़्यादा हाइट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी माउंटेन्स की, तो ये हवा जो है वो भारी हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ऊपर जाने के बाद ये से क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे क्लाउड्स बन जाएंगे, क्योंकि काफ़ी हाइट इसने अचीव कर लिया, जहाँ क्लाउड्स बन जाएंगे। अब क्लाउड्स बनने के बाद बारिश हो जाएगी, जितना भी इस वाली विंड में वाटर था वो सारा फॉल हो जाएगा। जब सारा पानी गिर गया तो अब इस क्लाउड्स में क्या बचा, एयर, खाली एयर। तो जो खाली एयर है वो यहाँ पे डिसेंड कर जाएगी, वो इस पहाड़ के इस साइड पे बैठ जाएगी या यहाँ से क्रॉस कर लेगी। तो ये वाला जो इलाका बना आपका, इसे कहते हैं रेन शेडो इलाका। रेन शेडो वो इलाका होता है जहाँ पे रेनफॉल नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि रास्ते में तो आपका पहाड़ आ गया, ये कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है। तो पहाड़ आने की वजह से क्या हुआ, एक इलाका, पहाड़ का एक साइड जो है, राइट हैंड साइड आपको जो दिख रही है, वहाँ पे रेनफॉल नहीं होगा। पर जो लेफ्ट हैंड साइड पहाड़ की दिख रही है वहाँ तो रेनफॉल होगा, वहाँ तो बड़ी ग्रीनरी होगी। क्लियर होगी बात मेरी। समटाइम्स क्या होता है, हमारी जब हमारी जो एयर होती है, वो जो वाटर, जिस वजह से वाटर होगा या मॉइस्चर होगा, जब वो राइज कर रही होती है, अगर रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, कोई पहाड़ आ जाए, कोई चीज़ उसे रोक रही हो, तो होता क्या, वो एक साइड पे ही बारिश कर देती है, और दूसरी साइड पे हवा के पास कुछ होता ही नहीं है। वो क्या देखे जाएगा, कुछ भी नहीं, खाली हवा ही है। तो खाली हवा जहाँ पे ब्लो करेगी उसे हम रेन शेडो एरिया कह सकते हैं, लीवर्ड साइड भी कह सकते हैं। क्लियर होगी बात। तो अब हमसे पूछा गया है कि जो रेन शेडो रीजन है वो कौन सा है। तो रेन शेडो रीजन बनता है डेक्कन इंटीरियर, जो दक्कन का पठार का इंटीरियर पोर्शन है, वहाँ पे रेन शेडो रीजन बनता है। दैट मीन्स वहाँ पे बारिश नहीं हो पाती। ऑल्दो वहाँ पे मानसून आएगा, सब कुछ आएगा, पर वहाँ बारिश नहीं हो पाएगी। क्यों, तो रास्ते में तो पहाड़ है। तो रास्ते में अगर पहाड़ होगा तो सारी रेन को रोक लेगा, एक ही तरफ सारी बारिश करा देगा और दूसरी तरफ खाली हवा बहेगी या फ्लो करेगी, ब्लो करेगी। ठीक है, चलिए, ये जो मैंने अभी बताया सामने, जो डायग्राम के हिसाब से समझाया, ये एक किस्म की रेनफॉल होती है, इसे हम ऑरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि जो मॉनसून विंड्स हैं वो किस तरह की विंड्स होती हैं। जैसे मैंने अभी बताया, जो मॉनसून विंड्स होती है वो सेकेंडरी विंड्स होती हैं। दैट मीन्स ये सीजनल विंड्स हैं, ये पूरे साल नहीं बहती। ठीक है, एक सीजन होता है इनका। एक लैंड एंड सी ब्रीज होती है, माउंटेन ब्रीज, ये सब की सब सीजनल ब्रीज है। उसके प्राइमरी विंड्स वो होती हैं जो परमानेंट विंड्स होती हैं। परमानेंट का मतलब हुआ जो पूरे साल बहती हैं, तो वो ट्रेड विंड्स होती हैं, वेस्टर्ली होती हैं, ईस्टर्लीज होती हैं। लोकल विंड्स, लोकल विंड्स वो विंड्स होती हैं जिनका एक टाइम होता है और कुछ ही इलाके में ही ये ब्लो करती हैं। जैसे लू ले लेते हैं, अब जम्मू कश्मीर में तो लू तो नहीं चलती होगी, सियाचिन में वहाँ तो ठंड होगी। तो लू बेसिकली चलेगी पंजाब वाले इलाके में, हरियाणा, दिल्ली, नॉर्थ इंडिया में हमारे इधर चलेगी। वैसे फोहान है, मिस्ट्रल, बोरा, ये अलग अलग तरह की विंड्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में ब्लो करते हैं। जैसे एक विंड है चिनूक, एक विंड है चिनूक, ये बेसिकली यूएसए में ब्लो करती है। ये हॉट विंड है, इसे स्नो ईटर भी कहते हैं, स्नो ईटर। तो होता क्या है, जब यूएस में बहुत सारी बर्फ़ पड़ जाती है तो उस टाइम पे सारी जो ग्रास होगी वहाँ पे, ग्रास के ऊपर भी तो स्नो आ जाएगी, तब ये विंड चलती है वहाँ पे, चिनूक विंड वहाँ चलेगी। तो जितनी भी ग्रास है, सॉरी, जितनी भी वहाँ पे स्नो है वो सारी मेल्ट हो जाएगी, तो ग्रास फिर से दिखनी शुरू होती है। इसे कहते हैं स्नो ईटर, तो उसे चिनूक कहते हैं। तो बाद में हम इस पर भी क्वेश्चन बनाएंगे। तो जितनी भी विंड्स ब्लो करती हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उनके नाम हमें पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछा गया। यूपीएससी में तो मैंने काफ़ी और क्वेश्चन देखा, इवन एनडीसीडीस में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक सॉयल इज आइडल फॉर। देखो हमें पता है काले रंग वाली मिट्टी कहाँ मिलती है। देखो ये काफ़ी अच्छी डायग्राम जो आपके सामने दिख रही है, पिक्चर काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे मिलती है ब्लैक, डेक्कन का पठार वाला इलाका, डेक्कन ट्रैप, यहाँ पे काले रंग की मिट्टी मिलती है। और पूछ रहा है काले रंग वाली मिट्टी जो होती है वो किस चीज़ के लिए खास होती है। वो कॉटन के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है।
तो ये जो जितनी सॉइल्स दिख रही हैं इनको याद करके जाना, कौन कौन सी सॉइल कहाँ मिलती है इंडिया में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटराइट सॉइल फाउंड इन इंडिया में। लेटराइट सॉइल कहाँ फाउंड होती है? लेटराइट सॉइल बेसिकली डेक्कन प्लेट्यू में मिलती है। लेटराइट सॉइल का मतलब होता है ईंट, यहाँ पे मॉइस्चर बड़ा कम होता है, ठीक है, लीचिंग हो जाती है, सारे जो भी मिनरल्स होते हैं सारे ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। तो ये जो ज़मीन होती है बड़ी बेकार होती है, किसी काम नहीं आती, पर हाँ इसे ईंटें बनाई जा सकती हैं। तो लेटराइट सॉइल मिलती है डेक्कन प्लेट्यू में। और जिस जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे भी आपको लेटराइट सॉइल मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड कलर ऑकर्स ड्यू टू। आपने देखो लाल रंग की मिट्टी देखी होगी, तो लाल रंग वाली मिट्टी में क्या होता है कि उसे लाल रंग मिलता है? तो उसका आंसर है आयरन ऑक्साइड, उसमें आयरन ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 35, नॉट ए खरीफ क्रॉप। देखो मैंने बताया था इंडिया में जो हमारा इंडिया में जो एग्रीकल्चर करते हैं हम लोग, उसमें हम फसलें लगाते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर मतलब बट ऑब्वियस फसलें लगाएंगे। तो उसमें हम तीन सीजन्स की बात करते हैं, तीन तरह की इंडिया में फसलें होती हैं। एक होता है खरीफ क्रॉप्स, दूसरा होता है जेद, और तीसरा होता है रब्बी, ठीक है। ये एक साल में डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे हम लोग ये फसलें लगाते हैं। तो यहाँ पे खरीफ क्रॉप की बात हो रही है। तो खरीफ क्रॉप जो होती है बेसिकली वाटर इंटेंसिव, इंटेंसिटी ले लो आप, वाटर इंटेंसिव, जो वाटर ज़्यादा चाहिए होता है जिन फसलों को, उन उसे खरीफ क्रॉप आप कंसिडर कर सकते हो। यूजुअली हम खरीफ क्रॉप को तब लगाते हैं जब नॉर्मली जून या जुलाई का टाइम होता है, जब मानसून आता है तब खरीफ क्रॉप को लगाते हैं। तो खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? ये गर्मियों में लगाई जाती है, और इसे आप अक्टूबर या नवंबर महीने में कटाई करोगे, इसे कल्टीवेट कर लोगे, और सॉरी हार्वेस्ट कर लोगे। तो बाजरा, मिलेट्स, कॉटन, मेज़, छली जिसे कहते हैं, राइस चावल, और कैस्टर या मरिंडी जो है, ये सारी जो फसलें हैं ये आपकी होती हैं खरीफ क्रॉप। याद रखना खरीफ क्रॉप, ठीक है। अब इनमें से उन्हें पूछा कि इसमें से कौन सी खरीफ क्रॉप नहीं है, तो बट ऑब्वियस है वीट, क्योंकि वीट जो है वो रब्बी क्रॉप है। तो वीट रब्बी क्रॉप है, इसे सर्दियों में, इसे नवंबर दिसंबर के महीने में लगाया जाता है। और हम ज़्यादातर मार्च अप्रैल के महीने में, खासकर अप्रैल के महीने में ही हम इसे काट लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू। कहते हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरित क्रांति जिसे कहते हैं, वो किस चीज़ से रिलेटेड है? वो रिलेटेड है वीट और राइस से। अब इसको ध्यान से सुनना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? इसे हरित क्रांति कहा जाता है। अब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उससे पहले भी इंडिया में इतना फूड प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा था। तो आज़ादी के बाद भी फूड प्रोडक्शन हमारे देश में बड़ा कम हो रहा था, पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो खाने की चीज़ें जो खेतों में उगाई जाती थी तो कम थी। तो जिसकी वजह से फैमिन आता था, जिसे हम भुखमरी हो रही थी काफ़ी। इवन बंगाल में हमने देखा 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। तो इंडियन गवर्नमेंट के सामने एक चैलेंज था कि भाई किस तरह से अपने लोगों को खाना खिलाया जा सके, किस तरह से हम अपनी फूड क्रॉप को इंक्रीज कर किया जा सके कि काफ़ी इतना खाना तो प्रोड्यूस हो अपने देश में, ताकि हमें अमेरिका जैसे देशों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। क्योंकि आज़ादी के बाद अमेरिका एक सड़ा गला अनाज हमारे देश में भेजता था एक प्रोग्राम के अंदर, तो हम उसे खाते थे, खुश रहते थे। पता नहीं खुश रहते थे या नहीं रहते थे, बट वो भेजते थे हमें खाना, ठीक है। तो हम उसे खाते थे, बट वो भी सफिशेंट नहीं था हमारे लिए। अब आप किससे किसी देश से मांग मांग के कब तक खाते रहोगे? तो हमें लगा कि हमें अपने देश में ही फूड प्रोड्यूस करना चाहिए। अब फूड प्रोड्यूस करने के लिए हमारे जो खेत हैं उन्हें हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाना पड़ेगा। खेतों में टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, खेतों को पानी देना पड़ेगा, उन्हें अच्छे सीड्स देने पड़ेंगे, तो सारी चीज़ें। अब हुआ क्या, 1960s 1965 का टाइम ले लो। 1965 में हमने क्या कहा, हमने इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन करने का सोचा कि हम क्या करेंगे, हम अपने जो देश के कुछ पर्टिकुलर कुछ ही एरिया। अब सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन किस एरिया में स्टार्ट किया गया था? आप याद रखना, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। ये जो इलाका है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इस एरिया में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट की थी। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया कि हमने अपने किसानों को पहले इरिगेशन के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की, कैनाल्स बनाएगी, नहरें बनाएगी, वो दे दिया, पानी दे दिया। और इन्हें एच हाई यील्डिंग वीट वेराइटीज़, हमने इन्हें खास तरह के सीड्स दिए जिससे ज़्यादा पैदावार होती है। तो ये चीज़ें इन्हें प्रोवाइड की गई। इन्हें जो पेस्टिसाइड जो भी चाहिए था, इन्हें पेस्टिसाइड ले लो, दवाइयाँ ले लो, यूरिया ले लो, फर्टिलाइजर्स ले लो, जो भी चाहिए था हमने इन एरियाज में दिया, ठीक है। ट्रेनिंग दी किसानों को, सब कुछ दिया। अल्टीमेटली हुआ क्या, बम्पर क्रॉप हुई, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट देश बन गया। पहले हम लोगों से डिफरेंट कंट्री से हमें अनाज मांग के करना पड़ता था, पर अब हमारा देश इतना आत्मनिर्भर हो गया, सेल्फ अलाइंट हो गया कि हमें किसी की जरूरत नहीं थी। तो ये चीज़ें थी, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, नॉर्मल बोरलॉग जो हैं, इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट की थी 1960 में। इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है।
अब इंडिया की, ये तो वर्ल्ड की बात हो रही है, ये वर्ल्ड के बाहरले बंदे थे, तो नॉर्मन बोरलॉन्ग को ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने चीज़ें स्टार्ट की थी। पर इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन किसने की? तो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट करने वाले थे एम एस स्वामीनाथन, जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। ये दो बंदों के नाम याद रखना। नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग जो हैं ये ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड स्टार्ट करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एम एस स्वामीनाथन रहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37, द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर, सबसे ज्यादा टी प्रोड्यूस करने वाली कौन सा एरिया है? सबको पता ही होगा, ये असम। क्वेश्चन 38, रबर प्लांटेशन इन, सबसे ज्यादा रबर कहाँ प्रोड्यूस होता है इंडिया में? केरला। क्वेश्चन नंबर 39, डिसीडियस फॉरेस्ट कॉल्ड, देखो डिसीडियस फॉरेस्ट पूछ रहा है हमसे, इन्हें हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। देखो डिसीडियस फॉरेस्ट वो होते हैं, वो जंगल होते हैं जो अपने पत्ते, ये जो पेड़ पौधे होते हैं यहाँ पे इस जंगलों में, वो एक साल में पर्टिकुलर टाइम पे अपने पत्ते उतार देते हैं और पत्ते शेड कर देते हैं, मतलब पूरे साल हरे भरे नहीं रहते। एक टाइम आता है जब उन्हें लगता है कि भाई अब तो गर्मी बड़ी हो गई है, हमारे पास वाटर भी नहीं है इतना, तो अपने पत्ते उतार देते हैं ताकि वाटर कंजप्शन कम हो। और जैसे ही रेनफॉल होगा तो फिर से पत्ते आ जाएंगे, हरे भरे हो जाएंगे, तो उन्हें मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो इंडिया में भी आपने देखा होगा, मानसून आने से पहले पेड़ पौधे अपने पत्ते उतार देते हैं, और जैसे मानसून आता है फिर से हरे भरे हो जाते हैं। तो ऐसा कोई डिसीडियस फॉरेस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन 40, सुंदरबन नोन एज, देखो मैंने बताया था कि अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है वेस्ट बंगाल वाली साइड पे, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, तो यहाँ पे डेल्टा बनता है, सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा में देखोगे आपको तो ये वाले आपको ट्रीज मिलेंगे, इन ट्रीज को कहा जाता है मैंग्रोव्स। इनकी खास बात क्या होती है, इनकी जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के अंदर नहीं होती, बाहर होती हैं। ठीक है, हिंदी में इन्हें सुंदरी कहा जाता है, तो सुंदरी से नाम ही पड़ा सुंदरबन। क्वेश्चन 41, थॉर्न फॉरेस्ट, कहते हैं जो कटीले जंगल होते हैं, जो कांटेदार जंगल होते हैं, वो कहाँ मिलते हैं? वहीं मिलेंगे जहाँ पानी कम होगा, तो ड्राई रीजन में मिलेंगे। ठीक है, देखो जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा वहाँ पे पेड़ पौधे लंबे होंगे, उनके लेंथ ज़्यादा ऊंचे होंगे, हरे भरे होंगे, ग्रीन होंगे, और उनके जो पत्ते होंगे वो चौड़े होंगे, ब्रॉड लीव्स होंगे। और जहाँ पे रेनफॉल कम होगा वहाँ पे वो कैक्टस ही तो मिलेगा। कैक्टस के कांटेदार होते हैं, कांटेदार इसलिए होते हैं, वो जो लीव्स होते हैं उसके कांटेदार बन जाते हैं क्योंकि भाई वाटर लॉस कम होता है। अगर चौड़े लीव्स होंगे तो ट्रांसपिरेशन हो जाएगी, धूप की वजह से सारा इवेपोरेशन हो जाएगा वाटर उनका, तो इसलिए जहाँ पानी कम होता है वहाँ पे पेड़ पौधे कांटेदार होते हैं, जैसे कैक्टस हो गया, खजूर हो गया, ऐसी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 42, इंडिया इज रिच इन, अब बताओ इंडिया किस चीज़ में रिच है? सोने में? सोने में तो नहीं है, सोने में तो हमें बाहर से लाना नहीं पड़ता। इंडिया आयरन और लोहा बहुत है इंडिया में। ठीक है जी। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमारे पास तो लोहा भी नहीं है, बट वो तो चलो अब ले लेना लोहा, पर इंडिया इज रीजन आयरन और। क्वेश्चन 44, झरिया फेमस फॉर, झरिया किस चीज़ के लिए फेमस है? देखो झरिया फेमस है कोल के लिए, ये झारखंड में एक माइन है, तो वहाँ पे कोल माइन है, तो वहाँ पे कोल के लिए फेमस है झरिया। काफी फेमस क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन 44, बोकारो रिलेटेड टू, देखो बोकारो स्टील प्लांट है झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 46, मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसर, इंडिया में बॉक्साइट प्रोड्यूस होता है उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 47, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले नेवेली जो है ये कोल माइन है, कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो यहाँ पे खास तरह का कोयला मिलता है, कौन सा कोयला मिलता है? लिग्नाइट। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लिग्नाइट। अब ना कोयले की टाइप्स होती हैं। सबसे पहले जब मैं क्लास में बच्चों से पूछता हूँ कई बार कि भाई कोल क्या होता है, कोल लकड़ी का होता है या पत्थर का होता है, आधी जनता को तो, आधी क्या 90% लोगों को तो यही नहीं पता होता कि कोयला पत्थर का होता है, कोयला स्टोन का होता है। बच्चों को लगता है कि कोयला वुड का बना होता है, हम लकड़ी को जलाते हैं तो कोयला बन जाता है। नहीं, जो लकड़ी को आप जलाते हो जो कोयला बनता है उसे हम चारकोल कहते हैं। ठीक है, हम चारकोल से बिजली नहीं प्रोड्यूस करते, हम ट्रेन्स को, जो पहले ज़माने में ट्रेन चलती थी, हम वहाँ पे चारकोल नहीं डालते थे, हम वहाँ पे कोल डालते थे। आज भी थर्मल पावर प्रोडक्शन में कोल यूज़ होता है, कोल, कोयला। कोयला पत्थर का होता है, ज़मीन के अंदर से निकलता है। तो कोल की टाइप्स होती हैं, सबसे अच्छी टाइप होती है एंथ्रासाइट, जो कि इंडिया में बड़ा कम मिलता है। उसके बाद था बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, और लास्ट में पीट। तो ये जो बिटुमिनस है, इंडिया में ज़्यादातर आपको जो कोयला मिलेगा वो बिटुमिनस मिलेगा। ठीक है, अब हम भी बात कर रहे हैं लिग्नाइट। ये जो लिग्नाइट वाला कोयला है ये आपको नेवेली में मिलता है।
चलो नेक्स्ट है, मुंबई हाई इज एसोसिएटेड विद। देखो अगर महाराष्ट्र में जाओगे तो मुंबई में समुंदर में, अरबियन सी में आपको ये दिखेगा, ये सेटअप दिखेगा। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं समुंदर के अंदर से, तो मुंबई हाई इज एसोसिएटेड विद द पेट्रोलियम। क्वेश्चन 49, इंडिया का पहला स्टील प्लांट कौन सा था? इंडिया का पहला स्टील प्लांट था जमशेदपुर, जमशेदपुर में था पहला स्टील प्लांट। ठीक है जी, जो जमशेदपुर का है, झारखंड में है। चलिए, टाटा स्टील वालों ने बनाया था ये। क्वेश्चन 50, विशाखापट्टनम इज फेमस फॉर। विशाखापट्टनम किस चीज़ के लिए फेमस है? विशाखापट्टनम इज फेमस फॉर शिप बिल्डिंग। तो शिप बिल्डिंग, वहाँ पे जहाज बनाए जाते हैं, समुद्री जहाज जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट मैंगनीज प्रोड्यूसर। तो सबसे ज़्यादा जो मैंगनीज प्रोड्यूस करने वाला जगह है वो है उड़ीसा में, सबसे ज़्यादा आपको मैंगनीज मिलता है। ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर किसी को डाउट हो, क्वेरी हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और 50 क्वेश्चंस करेंगे कुछ इस तरह के पैटर्न पर। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।